हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। द यूज़र कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइसेज इज नोन हैज़। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग के थ्रू जो है यूज़र कम्युनिकेट्स कर सकता है डायरेक्टली कंप्यूटर से। किसकी सहायता से? पेरिफेरल डिवाइसेज जो होती हैं उनकी सहायता से। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है? एक ऑन गोइंग एंट्री होती है ट्रांजेक्शन की कंप्यूटर सिस्टम में रियल टाइम पे। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे समझते हैं, ये जो है ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग का एक रूप है जिसमें यूज़र जो है क्या है, जो सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ जो करता है। मतलब बहुत से यूज़र जो हैं सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज़ एक साथ करते हैं। तो हम इस टेक्निक को कब यूज़ करते हैं? जब हमें रिजल्ट्स जो हैं फास्ट चाहिए होते हैं, तब हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। और इसका उल्टा अगर देखा जाए तो उसको हम बैच मोड प्रोसेसिंग या बैच प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन सी में देख सकते हैं आप। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग का जो एकदम उल्टा होगा उसको बैच प्रोसेसिंग कहेंगे हम। तो 2020 का ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The electronic component that has been the key to recent developments in automation is the। तो ये यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि एक कड़ी साबित हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है ऑटोमेशन में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम आईसी भी बोलते हैं। और आजकल हम कंप्यूटरों में अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी का यूज़ करते हैं। और थर्ड जनरेशन से जो थे हम आईसी यूज़ करना वैसे स्टार्ट कर दिए थे। तो 121 का सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो अगर वैक्यूम ट्यूब जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए, थर्ड जनरेशन से हम आईसी, फिर वी एल आई, माफ़ कीजिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप फोर्थ में की हमने यूज़। और अभी जो फिफ्थ जनरेशन में इसमें हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप यूज़ करते हैं और इसके साथ एआई भी हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो मशीन लैंग्वेज आपको पता था, जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम मशीन लैंग्वेज हमने यूज़ की थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई। और जो ऑप्शन ए है हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी ये आती है, इसकी फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। और इसको हम फॉरट्रेन भी लिखते हैं शॉर्ट में। और ये 1957 में जो था ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और ये किसने बनाई थी? तो जॉन बेकस थे जिनके द्वारा जो था 1957 में फॉरट्रेन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी, आई थी मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसने पूछा है यहाँ पे एक्चुएटर्स आर यूज्ड टू। तो एक्चुएटर्स किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है मेक मैकेनिकल मूवमेंट। तो ये जो है इमोशन के को प्रोड्यूस करते हैं एक्चुएटर्स। और ये मोशन जो होता है आपका रोटेटरी भी हो सकता है और लीनियरली भी, मतलब रोटेशन में भी हो सकता है और सीधा भी लीनियर भी हो सकता है। तो एक्चुएटर इज़ अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ मोशन बाय कन्वर्टिंग एनर्जी एंड सिग्नल्स गोइंग इनटू सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन एक तरह के से। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा है एन और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। तो आप और गेट को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? ऑप्शन बी स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। जो मतलब कि स्विचेस जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ऐसा होता है आपका और गेट। बेसिकली तीन गेट होते हैं जिनकी वजह से हम आगे फर्दर और गेट्स जो हैं डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिक में आते हैं आपके एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो ये आ गया आपका एंड गेट, ये और गेट और ये नॉट गेट। इन्होंने पूछा है कि और गेट जो है हमारा वो किसकी तरह लगता है? तो देखिए पैरेलल में जो है, पैरेलल में हमने स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वैसा दिखता है आपका और गेट। तो और का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ए और बी, यानी दो इनपुट होंगी और आगे जो है ए प्लस बी। और का मतलब यहाँ पे प्लस है, एंड का मतलब यहाँ पे ऊपर वाले में आप देख सकते हैं एंड में, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन है ए और बी। और ये नॉट तो है ही, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आगे।
तो ये 3 बेसिक गेट हैं, इन्हीं से आगे जो है पूरा लॉजिक सर्किट जो है आपके डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। तो ऑप्शन दे सकते हैं और गेट जो है, एक एंड गेट के हर आगम यानी इनपुट एवं निर्गम आउटपुट पर एक इन्वर्टर जोड़ दिया जाए। अगर एक एंड गेट है उसके इनपुट और आउटपुट पर एक एक इन्वर्टर जोड़ दिए जाए तो कौन सा जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो ये पूछा देख रहे हैं आप, एंड गेट ये है, इसकी इनपुट और आउटपुट पर अगर एक एक इन्वर्टर का मतलब यहाँ पे आपका नॉट गेट है, तो नैंड के साथ, माफ़ कीजिए, एंड के साथ अगर हम नॉट जोड़ते हैं और आउटपुट में भी उसके आउटपुट के साथ भी हम एक नॉट गेट जोड़ते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट होगा वो और गेट होगा। तो आप चेक कर सकते हैं अगर ऐसा होता है कि नहीं। प्रैक्टिकली आपको गेट लेना है एंड, और उसके साथ एक एक जो है नॉट गेट उसमें इनपुट और आउटपुट में जोड़ना है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं इसको, मतलब आंसर यही होगा इसका। प्रैक्टिकली इसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज। जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये होते हैं आपके फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं और इसकी ये देखते हैं डेफिनेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अ फ्लिप फ्लॉप, और इसको हम लैच भी बोलते हैं, याद रखिए, एक सर्किट होता है दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट, इसमें 2 स्टेबल स्टेट होती हैं, एंड कैन बी यूज टू स्टोर स्टेट इंफॉर्मेशन अ बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हम इसको आसान भाषा में देखें तो फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें 2 स्टेट होती हैं, या 0 या 1, और इसका उपयोग जो है, इसका यूज़ जो है हम स्टेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो उस स्टेट की क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो 0 या 1 है, तो 2 ही स्टेट होंगी, और उस इन्फॉर्मेशन को हम सिर्फ स्टोर करने के लिए जो है फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 128। इसमें पूछा है इसने दे आस्की, तो ऑप्शन सी हैज़ 128 करेक्टर इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल करेक्टर। तो 0 से 127 तक 128 करेक्टर होते हैं आस्की में। यहाँ देख लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। आस्की ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज़ अ कोड दैट यूज नंबर्स टू रिप्रेजेंट करेक्टर। तो नंबर का यूज़ करता है करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ईच लेटर इज असाइन अ नंबर बिटवीन 0 to 127। अपर केस एंड लोअर केस करेक्टर आर असाइन डिफरेंट नंबर। कैपिटल में ABC और स्मॉल में ABC का मतलब अलग अलग नंबर असाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द करेक्टर A, कैपिटल A इज असाइन द डेसिमल नंबर 65, while small a is assigned a decimal number 97 as shown below in the ASCII table। यहाँ देख सकते हैं आप इस टेबल को, यहाँ से ASCII कोड ये है, ये हेक्साडेसिमल कोड है और ये सिंबल है इसके लिए। तो हम ASCII पे फोकस करेंगे। तो ये देखिए नीचे तक हमने ऊपर पढ़ा कि 65 जो है कैपिटल A के लिए है, तो 65 देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए, ये ASCII कोड जो है 65, उसका सिंबल है आपका कैपिटल A, और 97 देखा हमने स्मॉल a के लिए। 97 में ये देखिए आप ASCII कोड है और ये इसका सिंबल है। ये पूरा टेबल देख सकते हैं आप। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि इस ASCII कोड का सिंबल क्या होगा। वैसे काफ़ी कम चांसेस इसके पूछने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें पूछा है द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज़, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 100 जो इसका राइट आंसर है। तो शॉर्ट में मैं आपको यही समझा सकता हूँ कि जो ये ग्रे कोड है ये बाइनरी कोड से ऐसे डिफरेंट होता है कि बाइनरी में अगर आप 7 को लिखेंगे तो आप लिखेंगे उसको 111, और जब ग्रे कोड में लिखेंगे तो 100 होगी। नेक्स्ट देखते हैं अ बस इज़ अ ग्रुप ऑफ, बस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वायर्स कैरिंग डिजिटल सिग्नल। तो
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विच लॉजिक फैमिलीज हैज़ द हाइएस्ट नॉइज इम्यूनिटी? ऑप्शन डी है राइट आंसर इसका। एच टी एल यानी हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक जो फैमिली है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नॉइज़ इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट 132 पे देखते हैं। अ सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम इज़ वन। तो सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम क्या होता है? कांट कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रिलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शन। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ये एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको, आपने अगर सब्जेक्ट पढ़ा होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। मतलब सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देख के समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आप बार बार पढ़ के ऑप्शन याद रख सकते हैं ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में फिर से क्वेश्चन आए आगे तो आप उसका सही आंसर कर सको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A compiler for high level language that runs on one machine and produces code for a different machine is called। तो इसको हम ऑप्शन सी जो है क्रॉस कंपाइलर बोलते हैं। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर जो एक मशीन पे चलता है और जो कोड प्रोड्यूस करता है वो दूसरी मशीन पे करे तो उसको हम क्रॉस कंपाइलर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल बाई। तो मल्टी प्रोग्रामिंग संभव कैसे हुई, पॉसिबल कैसे हुई? तो ऑप्शन ए और बी देखेंगे आप, ये दोनों सही हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू, और सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का सब मतलब पॉसिबल होने का सबसे बड़ा कारण तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, और दूसरा जो था इनपुट आउटपुट यूनिट्स थी जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती थी। नेक्स्ट देखते हैं 135 में क्या पूछा गया है। विच प्रोग्राम इज़ नॉट अ यूटिलिटी। तो इनमें से कौन सा जो है यूटिलिटी नहीं है एक? तो स्पूलर जो है आपका ऑप्शन सी, ये यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटीज़ होती क्या हैं? क्वालिटी ऑफ बीइंग यूज़फुल। यूटिलिटी में यूज़फुल होने की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा यूज़फुल ही होती हैं, और यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं पब्लिक के लिए। 135 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बग मीन। तो आपके बग जो होता है सिस्टम में उसका मतलब क्या होता है? अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। तो किसी प्रोग्राम में लॉजिकल एरर जो आता है उसको हम बग के नाम से जानते हैं। 136 का ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एल्गोरिदम इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो एल्गोरिदम क्या होता है? ऑप्शन बी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। काफ़ी इजी है, ये समझने के लिए भी एक लाइन है और उससे समझ भी आ जाता है। नेक्स्ट है 138। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स। तो लोकेशन का नाम जहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर डेटा जो पड़ा होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? एड्रेस। मतलब उस लोकेशन को हम डाटा का एड्रेस बताते हैं कि ये डाटा इस एड्रेस पे लोकेट है या स्टोर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 138 का। 139 देख लेते हैं। रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग जो थी वो चौथे, जो हमारा फोर्थ जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें ये इंट्रोड्यूस की गई थी। और आपको पता था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम लार्ज के वेरी लार्ज स्केल जो था आईसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, और हमारे सिस्टम जो थे पोर्टेबल थे, रिलायबल थे, और इसमें कॉस्ट जो थी डिक्रीज़ हो गई थी, मतलब थोड़े सस्ते आने लगे थे, स्मॉल साइज़ हो गया था, और हमने इनपुट और डिवाइसेस के तौर पर कीबोर्ड और माउस का भी यूज़ कर लिया था फोर्थ जनरेशन में। प्रोसेसिंग जो थी वो फास्ट हो गई थी सिस्टम की, और पावर कंजम्पशन जो थी वो बहुत लो हो गई थी, और इसी टाइम जो था हमने रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग जैसे चीज़ें भी हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुई आई। तो ये सब फोर्थ जनरेशन में हुआ था। और एग्ज़ाम्पल में हमने एप्पल देख लिया था, डेक 10
स्टार 1000 सीरीज़, IBM Z सीरीज़ जो थी, IBM PC या एप्पल मैकिन्टॉश जो थे, ये सारे तरह के PC जो थे आपकी 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है टू गो टू द बिगनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस। तो अगर आपको टेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में या शुरू में जाना हो तो आपको होम की जो है प्रेस करनी होती है। तो उससे जो है आप टेक्स्ट की स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज़ द। तो इनपुट डेटा इनपुट करने का सबसे जो ज़्यादा उपयोग होने वाला तरीका है, तो आपको पता है आप कीबोर्ड से ही सबसे ज़्यादा इनपुट करते हो, माउस और कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ टाइप करना हो तो आपको कीबोर्ड का यूज़ करना ही पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुटिंग डिवाइस आपका कीबोर्ड है। नेक्स्ट है बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़। तो जो बिल्ट इन मेमोरी होती है, इजी क्वेश्चन है, रोम रीड ओनली मेमोरी सिस्टम में जो होती है आपकी उसको हम रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस इज़ अ फ्लॉपी ड्राइव। तो आपकी फ्लॉपी ड्राइव किस तरह की डिवाइसेस है, तो आप जानते हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये, मतलब यूज़ होती थी पहले, अब तो फ्लॉपी बंद हो चुकी हैं यूज़ होना। तो 143 का डी स्टोरेज डिवाइसेस राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदर बोर्ड। आप जानते होंगे सभी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो सर्किट बोर्ड होता है मेन कंप्यूटर का, उसको हम मदर बोर्ड के नाम से जानते हैं। 145 देख लेते हैं, सीरीज ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। तो सीरीज ऑफ 8 बिट या कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, तो उसको हम एक बाइट के नाम से जानते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं आपके। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें मुख्यतः क्या चाहिए होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए और बी इसके राइट आंसर हैं। आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको कंप्यूटर को यूज़ करना है। बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाएंगे, और बिना सॉफ्टवेयर के जो है हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको कंप्यूटर को यूज़ करना होगा। यानी 146 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।